इंडिया बॉबल्स का डॉक्टर अब्दुल कलाम बॉबल है, a tribute to Missile Man of India। बुक ड्यून की लास्ट द प्रॉफिट पढ़ ली और अब समय आ गया है उसके बारे में कुछ बात करने का। कहानी पूरे अगर मेरे दोनों पिछले वीडियो देखेंगे तो उसमें धीरे धीरे मैंने थोड़ी बहुत कहानी बताई है। इसमें अब आगे जो होने वाला है वो ऐसे बताया गया है कि जहां पे एंड की गई है कहानी वहां से फिर आगे बहुत लंबा समय जाएगा। हैप्पीली एवर आफ्टर जैसा कुछ है, लेकिन हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं है, क्योंकि कोई ढलते सूरज में दो लोग खुशियां मनाते हुए नहीं चले जाते हैं, ऐसा नहीं है अंत में कहानी में। पहली कहानी में कैलेडन प्लैनेट से एट्रीडीज फैमिली को एक फरमान के जरिए अराकस में भेज दिया जाता है, पादशाह एम्परर के एक फरमान के द्वारा। और जब ये लोग भेजे जाते हैं तो इनके पास उसको नाफरमानी करने का कोई उपाय नहीं, मतलब वो एक रास्ता है ही नहीं, क्योंकि उसके अगर नाफरमानी कर दी तो फिर एम्परर का जो सार्डुकार जो आर्मी है सार्डुकार्स की, वो इनके ऊपर हमला कर देगी और ये उससे लड़ नहीं पाएंगे, इनके अंदर इतनी ताकत नहीं है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, ड्यून यूनिवर्स में एम्परर अपनी बादशाहत सम्राट जो है वो सम्राट इसलिए है क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे बड़े विध्वंसक योद्धा हैं जिनको वो सार्डोकार कहते हैं, जो कि बाकी किसी भी और फीफ मतलब राजा जो सम्राट के नीचे जो राजा होते हैं उनके पास नहीं है। ड्यूक्स अर्ल्स उनके पास वैसे योद्धा नहीं है। पावर इस तरीके से आती है ड्यून में। तो लेटो एट्रीडीज कैलेडन से उठ के सब कुछ उठा के, हमें लगता है अपनी पॉपुलेशन छोड़ के, जो सरकारी तंत्र है मिलिट्री सब उठा के चले आते हैं अराकिस पे। चूंकि ये बहुत आगे के फ्यूचर में हमें तो लगता है 1-1.5 लाख साल तक के बाद का, अगर मैं आज की डेट से मानूं तो 1 लाख साल बाद का है ये फ्यूचर। तो मानवों के पास तब तक वो कैपेबिलिटी आ गई है कि वो इतनी बड़ी संख्या में माइग्रेट कर सकते हैं दूसरे प्लैनेट्स पे, और इसके लिए उन्होंने अलग अलग टेक्नोलॉजी बनाई है। ज्यादा फोकस इस पे है कि मानव अब अपने दिमागी क्षमता को इतना ज्यादा बढ़ाता है कि वो कंप्यूटर को रिप्लेस कर देता है। मतलब आजकल के जमाने में जो साइंटिफिक और मैकेनिकल अचीवमेंट्स, यांत्रिक अचीवमेंट जो है हमारे वो जो कंप्यूटर के जरिए होते हैं, इसरो वगैरह जो करते हैं, वो अब मानवों ने अपने दिमाग को बढ़ा के एवोल्यूशनरी प्रोसेस को बाईपास करके, उसे फास्ट ट्रैक करके जो दिमागी प्रोसेस को बढ़ाया है, उससे अब ये सारा हो रहा है। उससे बेने जेस्टरेट और मेंटैट्स और गिल्ड नेविगेटर गिल्ड ये सब निकल के आते हैं। एक और बड़ी चीज है स्पाइस, जिसको बहुत ज्यादा इस पूरी किताब में माना है। स्पाइस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको लेने से, वैसे तो नशा है, नार्कोटिक है बहुत तगड़ा, क्योंकि एक बार कहते हैं जिसने स्पाइस लेना शुरू कर दिया वो उसे छोड़ नहीं सकता है, उसकी मृत्यु निश्चित है अगर उसने छोड़ दी। लेकिन स्पाइस अगर ले लिया तो स्पाइस बहुत कुछ परालौकिक शक्तियां दे देती है आपको, मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली लार्ज लाइफ स्पैन। आमतौर पर 100 साल का जीवन होता है, पादशाह एम्परर 200-250 साल से जिंदा है, और इस समय वो 60 या 70 की उम्र में लॉक हैं, उससे न बढ़ रहे हैं न घट रहे हैं। ये सारे राजनेता ये सब लोग थोड़ा थोड़ा अमाउंट में स्पाइस लेते हैं, कुछ लोग ज्यादा लेते हैं, गिल्ड नेविगेटर्स बहुत ज्यादा लेते हैं, तो वो कंप्यूटर और वो बेसिकली परसियंस, मतलब उनको भविष्य देख सकते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र, किसी भी समय काल में देखने की क्षमता उनके अंदर आ गई है गिल्ड नेविगेटर्स के अंदर। मेंटैट्स कंप्यूटर बन गए हैं, वो इतने तेज कैलकुलेशन करते हैं कि बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन पलक झपकते बस कर लेते हैं मेंटैट्स, स्पाइस की बदौलत। खैर कैलेडन से निकाल कर लेटो एट्रीडीज आते हैं अराकिस पे,
जहां पर इनके ऊपर हमला किया जाता है इनके जानी दुश्मन हार्कोनन्स के द्वारा। हार्कोनन्स के बैरन हार्कोनन, जो उनके व्लादिमीर बैरन हार्कोनन उनके जो राजा हैं, उनको पता नहीं कौन सी पुरानी रंजिश है जिसके चक्कर में ये एक दूसरे के खून के प्यासे। अब पहले और दूसरे में तो ये सब हो गया, वो उठ के आए दूसरे में और उनको मार भी दिया गया पहली वाली में। फिर दूसरे में ये दिखाया गया कि कैसे पॉल एट्रीडीज, जो उनका लड़का था लेटो एट्रीडीज का, वो सरवाइव करता है। मतलब पूरे एक हफ्ते की है दूसरी नॉवेल मुअद्दिब, और उसमें वो जैसे तैसे वो अपना बढ़ा ले जाते हैं, अपने आप को बचा ले जाते हैं, फ्रेमेंस से जुड़ जाते हैं जाके। मतलब मुअद्दिब पहली कहानी है पॉल की, फिर मुअद्दिब की कहानी दूसरी में, अब आया है प्रॉफिट। मतलब मुअद्दिब प्रॉफिट कैसे बनता है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें ये भी मैंने कहा था कि एक कुछ किंवदंतियां चल रही हैं बेने जेसरेट्स के द्वारा बहुत पहले से अराकिस पे, कि कोई एक बाहर की दुनिया से आएगा, एक माँ और बेटा, जिसमें बेटे के अंदर कुछ ऐसी काबिलियत होंगी जो कि तुम्हारी प्लेनेट को जन्नत बना देगा और तुम फिर दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो जाओगे। इस तरीके की एक किंवदंती छोड़ रखी है, जिसमें पॉल और उसकी माँ जेसिका बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो जब ये फ्रेमन से, लोकल फ्रेमन पॉपुलेशन से मिलते हैं, तो ये फ्रीमेंस इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं ऐसे जैसे कि हाँ, ऑल्दो मतलब ये नहीं कहूंगा कि सब एक्सेप्ट करते, लेकिन एक मन में रहता है ये हो सकता है ये वही लोग हो सकता है ये वही लोग हों। खैर, प्रॉफिट नॉवेल शुरू होती है। पॉल मुअद्दिब अब पूरी तौर पे फ्रेमन बन चुके हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है फ्रेमन होना। चानी एक लिएट काइंस जो थे, वो मीटियोरोलॉज क्या है यार, ये जो खगोल शास्त्री होते हैं, मीटियोरोलॉजिस्ट और पता नहीं क्या, उनकी बेटी थी, वो मर गए थे पहली नॉवेल में ही। चानी और पॉल मुअद्दिब का एक लड़का है, ऑल्दो पॉल मुअद्दिब ने शादी नहीं की है। बीच बीच में लोग आते रहते हैं, डिस्टर्ब हो जाता है, चलिए कोई नहीं। तो पॉल और चानी का अब एक बेटा है। जेसिका जो पहले से गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, उनकी एक बिटिया हो गई है आलिया। और जेसिका का सैयदीना बनने के प्रोसेस में एक प्रोसेस होता है जिसमें ये एक बहुत यंग वर्म को मार देते हैं पानी में डुबो के, और उसका अर्क निकालते हैं, उसका जहर, और वो जेसिका अपने अंदर लेती हैं। और बेने जेसरेट्स के अंदर ये क्वालिटी होती है कि जब कोई जहर वो अपने शरीर में लेती हैं तो वो उसका स्वभाव बदल देती है, फिर वो नुकसान नहीं करता, नशा देता है। तो जेसिका सेकेंड नॉवेल में सैयदीना बन जाती हैं और वो उस प्रोसेस से गुजरती हैं। पुरानी सैयदीना उनको एक गद्दी तरीके की दे देती हैं, भैया आज से तुम हो फ्रेमेंस की सैयदीना। और उसके बाद लेकिन उससे होता क्या है कि जो उनके पेट में बिटिया होती है आलिया, वो भी बेने जेसरेट हो जाती है। बेने जेसरेट कौन है? बेने जेसरेट वो औरतें हैं जो अपनी पूरी वंशावली में जितनी औरतें हैं सबकी मेमोरीज लेके घूम रही। मतलब आपके दिमाग में मेरे अंदर मेरे पुराने जितने एंसेस्टर्स हैं, 1,00,000 1,50,000, उनकी सबकी मेमोरी आ जाए तो बेने जेसरेट वो लोग हैं, औरतें हैं। तो वो उनकी बिटिया के अंदर भी आ जाती, क्योंकि वो उस समय गर्भ में होती उनके। उसके चक्कर में वो एक ही साल में बोलना शुरू कर देती, 2 साल में पता नहीं क्या क्या करने लगती। लोग डरते हैं उससे कि यार ये तो पता नहीं कैसी बिटिया है, लेकिन फिर भी उसकी इज्जत करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं। पॉल ने जो जेमिस नाम का बंदा था जिसको मारा था, उसकी पत्नी अब पॉल की नौकरानी बन चुकी होती है, और पॉल चानी को अपने साथ बस रखे हुए हैं, उससे शादी आदि नहीं की है, एक बच्चा कर लेते हैं। और 2 साल का वक्त बीत गया है जिसमें पॉल अंधाधुंध हार्कोनन्स पे रेड कर रहे हैं, उनकी ऐसी तैसी मार दी है 2 साल में। और ये अपना स्ट्रेंथ बना रहे हैं कि एक दिन हम हार्कोनन्स पे चढ़ बैठेंगे और उन्हें मार देंगे। जो उनका ये अपना एक बैरन हार्कोनन के 2 भतीजे होते हैं। बैरन हार्कोनन खुद गे हैं, तो वो लड़कों को पसंद करते हैं, उनके कोई बच्चा नहीं, तो वो अपने भतीजों में से किसी एक को, फौद राफा और एक और है, उसको जो है फौद राफा को अपना गद्दी देना चाहते हैं, और जो दूसरा भतीजा है उसको हार्कोनन की तरफ से मैनेजर बना के आराकस में भेज देते हैं, और उससे कहते हैं जितना हो सके अत्याचार करो, और सारी स्पाइस का जितना मैंने खर्चा किया है लेटो एट्रीडीज को मारने के लिए वो सब निकलवा लो इनसे। तो वो उनका भतीजा बिल्कुल
अत्याचारों की लिमिट पार कर देता है, लेकिन फ्रेमन्स उसकी नाक में दम कर देते हैं और उसके इतने लोगों को मारते हैं, इतने लोग मारते हैं कि वो बेचारा अब अपने शहरों में बंद होकर रह गया। 2 साल में ये सब होता है और पॉल पूरा अपना मन बनाए बैठे हैं कि हम जो है अब हम बस जैसे तैसे सारे फ्रेमेन के जो अलग अलग गुट हैं उनको इकट्ठा करके और हमला कर देंगे बस। और एक बार हम जैसे तैसे करके एम्परर को अरैकिस पे आने पे मजबूर कर दें। अगर एम्परर अरैकिस पे आ गया तो ये जान लो कि पॉल का जो उद्देश्य है वो सिद्ध हो जाएगा। पॉल का उद्देश्य क्या है? पॉल का उद्देश्य है अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना और एम्परर बन जाना पूरे यूनिवर्स का, नॉन यूनिवर्स का। और वो कैसे? तो उसका प्लान ये होता है कि एम्परर आएगा और जैसे तैसे लड़ाई लड़के उससे ये उसकी बिटिया से शादी कर लेंगे। पुराना तरीका, बेटी से शादी कर लो और खुद राजा बन जाओ, तो सक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है कि भाई लाइन ऑफ सक्सेशन से ये दामाद जी जो है गद्दी पे बैठ गए। अब वो बिटिया क्यों नहीं गद्दी पे बैठ सकती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन चलो नहीं है इस यूनिवर्स में, तो कम से कम ऐसा नहीं है। इसी बीच पॉल के ऊपर दबाव पड़ रहा है कि भाई अब तुम सबसे ताकतवर हो गए हो तो स्टिलगार को मार पीट के भगाओ और तुम राजा बन जाओ हमारे सीच के। तो पॉल का दिमाग चलता है। ये सब फ्रेमेन लोग ना बड़े आदिवासी टाइप के हैं। ये इनके यहाँ जो सबसे ताकतवर है वो जीतेगा, वही राज करेगा। तो पॉल है राजवंश से, तो उसने कहा यार मैं अपने सबसे ताकतवर आदमी को नेक्स्ट टू मी अगर मैं मार दूंगा तो फिर ऐसे तो मुझे सबको मारना पड़ेगा, जो सारे ताकतवर हैं, जो लीडर भी हैं अच्छे, उनको मार के मैं राज कैसे करूंगा। तो वो पॉल एक अपना पूरा एक जाल बिछाते हैं जिसके जरिए फ्रेमेन को ये समझाते हैं कि भाई सत्ता परिवर्तन के लिए मारना जरूरी नहीं है। अगर मैं अरैकिस का ओनर बनता हूं, राजा, तो स्टिलगार आपके सीच का मेरा मंत्री बनेगा और वो आपको एक मार्गदर्शन देगा ताकि आप समृद्ध हो सके, ना कि बस उनको मार दो, मैं क्या सबको मार दूंगा यहाँ और सब राजा बनूंगा। उल्टा मैं चाहूंगा कि स्टिलगार जो है वो मेरी तरफ से बाकी दुनिया में जा जाके लड़ाई लड़े और वहां पे उनको कब्जे में करें। तो ये अपना ऐसा एक पूरा खेल रचते हैं जिसको बहुत अच्छी तरह समझाया गया है किताब में कि क्या क्या। एक तो इमोशनली बहुत बढ़िया है, को इन्होंने बहुत ज्यादा ये बताया कौन किस समय उसने मुंह से क्या बोला और उसके मन में क्या चल रहा था। ये दोनों चीजें फ्रैंक हर्बर्ट ने लिखी है, बहुत अच्छे से लिखी, मजा आ जाता पढ़ के कि उसके मन में क्या चल रहा, उसने बोला क्या। प्लान्स विद इन द षड्यंत्र के अंदर षड्यंत्र के अंदर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं इसमें। तो फाइनली ये होता है कि भाई पॉल सबको मना ले जाते हैं कि भाई मैं किसी को मारूंगा नहीं, और आप भी जानते हो कि स्टिलगार को मैं आराम से मार सकता हूं, आपने कई बार देखा है, मैं उसको जीत सकता हूं और ऐसे ही मैं सभी को जीत सकता हूं, जितने दूसरे सीच हैं उनके सभी के नेताओं को मैं मार दूं। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये लोग मेरे मंत्रिमंडल का हिस्सा बने और जहां जब मैं राजा बनूंगा तब ये लोग आगे दुनिया में फैलाएंगे, मेरे झंडे के को लेकर जाएंगे और अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तो लोग मान जाते हैं। फाइनली इन्होंने अब इनके सामने समस्या है कि साला एम्परर यहाँ कैसे आए। तो एम्परर को लाने का तरीका ये कि जो नब्ज है उसको ऐसे दबा दो, मतलब जैसे अगर मुझे यहाँ दर्द हो रहा हो यहीं पे उंगली रख दो तो मैं दर्द चिल्ला के रुकूंगा, देखूंगा मेरा ध्यान उधर जाएगा। तो ध्यान कैसे खींचे एम्परर का, तो ये क्या करते हैं धीरे धीरे गिल्ड के ऊपर। गिल्ड बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज गिल्ड अलाउज ह्यूमंस टू ट्रैवल ऑन इन स्पेस। कंप्यूटर तो है नहीं, तो गिल्ड नेविगेटर्स पे अगर प्रेशर पड़ेगा तो वो एम्परर पे प्रेशर डालेंगे और एम्परर, ये पॉल का प्लान है। तो गिल्ड नेविगेटर्स को क्या चाहिए, अंधाधुंध स्पाइस। और स्पाइस बाय द वे सिनेमन देखा है आपने, दालचीनी जैसा एक मसाला है जो कि वर्म्स जब भाग देते हैं तो उसका जो एक्सक्रीटा कुछ प्रोसेस करके जो है वो ऊपर आता है, वो है स्पाइस। तो पॉल ने बनाया कि भाई स्पाइस प्रोडक्शन और स्पाइस फ्लो को रोक देंगे। जैसे मैं नदी बह रही है और नदी का पानी सब इस्तेमाल कर रहे हैं डाउनस्ट्रीम, और उस डाउनस्ट्रीम में अगर मैं नदी पे बांध दूं तो फिर बाकी लोग आके बिलबिलाते हुए आएंगे, अरे पानी कहाँ गया, पानी कहाँ गया, जो कि भारत इस समय पाकिस्तान के साथ कर रहा है। तो ये इनका प्लान था कि इसको एम्परर को लाने के लिए स्पाइस रोक दो, गिल्ड नेविगेटर परेशान होंगे तो वो उसको बोलेंगे। यही होता है, ये गिल्ड नेविगेटर्स कहते हैं कि यार ये तो मुअद्दिब जो है कोई बहुत खतरनाक आदमी, इसको हटाओ नहीं तो ये जो है हमें जो है नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा गिल्ड नेविगेटर हैं क्या ये बताइए। गिल्ड नेविगेटर वो लोग हैं
जो कि भविष्य देख सकते हैं। भविष्य आपके सामने बह रहा है हर तरीके से, कई सारी रेखाओं में, अनगिनत रेखाओं में भविष्य बह रहा होता है। गिल्ड नेविगेटर हर रेखा को अपने सामने महसूस कर पा रहे हैं कि इस रास्ते पे बढ़ूंगा, ये कदम उठाऊंगा तो यहां जाऊंगा, ऐसे करूंगा। ये सारे भविष्य उनको दिख रहे हैं और बस इसी के जरिए वो शिप को नेविगेट करते हैं, ताकि क्योंकि वो थोड़ा फ्यूचर में देख सकते हैं। पॉल के अंदर ये एबिलिटी एरेक्टस में रह के आ गई, वो भी सारे फ्यूचर देख पा रहा है, सारे फ्यूचर देख पा रहा है। और चूंकि फ्यूचर देख, भाई ये कुकर की आवाज है, क्या करें, तो हिंदुस्तान में भाई कुकर चलता ही है। तो गिल्ड नेविगेटर्स जो है वो इस हद तक परेशान हो जाते हैं कि स्पाइस का फ्लो न रुक जाए, क्योंकि वो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। तो वो एम्परर से कहते हैं कि वो आए और मुअद्दिब की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, मुअद्दिब को मारे। हारकोनन ये माने बैठे हैं कि आधी प्लेनेट पे कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा खतरा है, वर्म बहुत ज्यादा है, अंधड़ तूफान बहुत चलती है, वहां को रह ही नहीं सकता, जबकि फ्रीमन वहीं रहते हैं। एम्परर आते हैं, वो हारकोनन के बैरन को पकड़ के तफ्तीश करते हैं, कहते तुम क्या बेवकूफ हो, साले चूतिया होते हो, तुम जो है वहां तक उनको किसी को भेज नहीं पाए, देखने की वहां लोग रहते हैं। और फ्रीमन वर्म से टहलते हैं और तुम फ्रीमन से डर रहे हो, वर्म से डर रहे हो, वो तो टहल टहल के चारों तरफ जाते हैं उस पे। तो एम्परर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। देखिए मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा वरना कहानी खराब हो जाएगी सबके लिए, लेकिन हो यही रहा है। जैसे तैसे पॉल एम्परर को बुलवा लाते हैं। एम्परर अपने सार्डुकार लीजेंस के जरिए, जहां पे पॉल ने अपने बच्चे औरतें छुपा रखी थी, वहां पे हमला करते हैं। उसमें पॉल का लौंडा मर जाता है और उसकी बहन को किडनैप कर लिया जाता है। पॉल इसी एक ओपनिंग का वेट कर रहे थे। जब ये होता है तो पॉल अपने हथियारों समेत अपने न्यूक्लियर एसेट्स, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स अभी भी हैं लेकिन इस्तेमाल करना की मनाही है। अगर न्यूक्लियर वेपन इंसानों के खिलाफ चला दिए गए तो नियम ये कहता है कि उस प्लेनेट को ऑब्लिटरेट कर दो, मतलब सब नाश कर दो वहां पे। तो पॉल क्या करते हैं कि इंसानों पे ना चला के न्यूक्लियर वेपन चलाते हैं शील्ड्स पे, ताकि शील्ड्स खत्म हो जाए। और जब शील्ड्स खत्म होती हैं तो फ्रेमन वर्म्स के साथ अटैक कर देते हैं। बादशाह एम्परर घेर लिए जाते हैं। फ्रेमन के सामने सार्डोकार्स की हिप नहीं चलती। और फाइनली पॉल एम्परर को मना लेते हैं कि अपनी बिटिया हमें ब्याह दो। यहां पे कहानी खत्म हो जाती है। लगेगी थोड़ी अधूरी सी, लेकिन ये ड्यून असल में पॉल की कहानी है। पॉल से मुअद्दिब, मुअद्दिब से प्रॉफिट और प्रॉफिट से एम्परर बनने की कहानी। इसके बाद और 2 किताबें हैं, चिल्ड्रंस ऑफ ड्यून और इस तरीके से और भी हैं। उसकी मैं पढ़ूंगा ना मैं जाऊंगा। ये 3 किताबें मेरे लिए बहुत है। कहानी मजेदार थी। फ्रैंक हर्बर्ट की कहानी बहुत मजेदार। 2 फिल्म अडेप्टेशन है, आप लोग कोई भी देख सकता है। मैंने पढ़ के देखा तो मुझे ज्यादा अच्छा लगा। फिल्म में तो डायरेक्टर अपने हिसाब से दिखाता है। स्पाइस और टेक्नोलॉजी एक एक अजीब सी वो है कि ये राजा महाराजाओं को अगर टेक्नोलॉजी दे दो और उसमें थोड़ा जादू मंत्र मिला दो, वो कहानी कि मतलब राजाओं के समय में टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है वो, और फिर उसमें जो थोड़ा जादू मंत्र है स्पाइस के जरिए, और वो है मतलब ड्यून। अब ये चीज जो है ड्यून पढ़ने के बाद आपको समझ में आता है, क्योंकि डायरेक्टर वगैरह बहुत कुछ बताते हैं, है ना। और इसमें इतना मानने की बात यह है कि आपको टेक्नोलॉजी तो बहुत पता चलेगी, कोई गिल्ड नेविगेटर क्या है। अच्छा, जितना डिटेल में घुसना चाहो चले जाओगे। बाल की खाल निकालना चाहो, बेने जेसरेट कौन है? बेने जेसरेट वो हैं जो ये सोचे बैठी हैं कि हम धीरे धीरे एक ऐसे इंसान को पैदा करेंगे जो इंसानियत को हमेशा के लिए सुख और मतलब एक आइडियल ह्यूमन बन जाएगा। तो वो क्या करती हैं, वो एक आइडियल राजा महाराजाओं में शादियां करवाती, बच्चे करवाती, ताकि एक ऐसा जेनेटिक, बेसिकली एक ऐसा बच्चा पैदा किया सके, हेरिडिटरी। तो ये है बेने जेसरेट। उनकी पावर्स जो है वो अजीबोगरीब हैं, जिनको मुझे तो नहीं लगता पॉसिबल भी है, लेकिन वो है बड़ी चुड़ैलो टाइप की, जादूगर टाइप की पावर उनके पास। तो बाल की खाल में जाओगे तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि भाई मजेदार कहानी है, पढ़ने वाले को पढ़ना चाहिए और मजा आएगा। इसी के साथ मैं इसको अंत करता हूं। नई जब किताब खत्म होगी तो मैं फिर मिलूंगा।
आधी रात का समय था और पास ही जंगल में एक बिल्ली दम तोड़ रही थी। उसकी छटपटाहट बता रही थी कि उसे कुछ भीतर से निचोड़ रहा है। थोड़ी देर में बिल्ली को उसके कष्टों से छुटकारा मिल गया। उधर गंगू की पत्नी शीला भागती हुई चौपाल तक आई और अपने पति के दोस्तों को जोर से आवाज लगाई, मेरी मदद करो। उसकी चीख सुनकर गांव वालों का ध्यान उसकी ओर गया। वो बहुत व्याकुल थी, कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसके पास से एक तीव्र गंध आ रही थी। शीला ने घबराती हुई आवाज में बताया कि गंगू की हालत बहुत खराब है। उसे तेज बुखार और शरीर से पसीने की जगह कुछ सफेद तरल रिस रहा है। लोगों ने मिलकर गंगू के द्रव्य से सने शरीर को गाड़ी पर लाद लिया, किंतु देर हो चुकी थी। शीला को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अपना जीवन साथी खो दिया है। गाड़ी में बैठे दूसरे लोग सोच में पड़ गए कि क्या करें, शहर जाए या मृत शरीर को गांव वापस ले जाए। आखिर गंगू को क्या हुआ था? गांव पर कैसी मुसीबत आने वाली थी? क्या गांव वाले उसका सामना कर पाएं? जानने के लिए पढ़ें संक्रामक, Amazon और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।